रुचिता एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल रुचिता वर्सेस ग्लोब। तो आज मैं आई हूँ आपके लिए सिंगापुर की आइटनरी और बजट लेके, जिसमें आपको पूरा बताने वाली हूँ क्या क्या लोकेशंस हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं, कहाँ रुकना है, कहाँ खाना है, कहाँ शॉपिंग करनी है, कैसे पैसे बचाने हैं और कितने नाइट्स की रिक्वायरमेंट है और कितना खर्चा आएगा, पूरा मैं आपको बताऊँगी। 2 टाइप के बजट में आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, नॉर्मल फैमिली वाला और सोलो ट्रैवलर वाला मेरे जैसे। तो पूरी वीडियो आप देखिएगा, कहीं भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि सिंगापुर जाने का प्लान तो सब किसी का ही होता है। तो गाइस, सिंगापुर में आपको पहले सिंगापुर के बारे में थोड़ा सा फैक्ट्स बता देती हूँ। तो सिंगापुर का जो नाम है, और सिंगापुर जो है सिंग और पुर यानी कि सिंग का शहर के नाम से बना है सिंगापुर, जो कि एक इंडियन नेम है। और सिंगापुर में आपको बहुत इंडियंस भी मिलने वाले हैं, हिंदी बोलने वाले भी मिलने वाले हैं, बुद्धिस्ट भी मिलने वाले हैं, जैनी भी मिलने वाले हैं। मल्टी धर्म है वहाँ पे, मल्टी रिलीजन कंट्री है और सेकुलरिज्म बहुत अच्छे से है और बहुत मेंटेन है। ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है और ज़्यादा नेचर नहीं है, बट उन्होंने खुद का ऐसा नेचर क्रिएट किया हुआ है कि वहाँ जाके एकदम आप मोहित हो जाने वाले हो और आप अमेजिंग फील करने वाले हो। तो सिंगापुर वैसे हमेशा से इतना डेवलप नहीं था जितना अभी है। इसका डेवलपमेंट बेसिकली हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। ब्रिटिशर्स की कॉलोनाइजेशन का अलग अलग कंट्रीज़ पे अलग अलग असर पड़ा है। हम लोगों के लिए उतना अच्छा नहीं था, बट सिंगापुर के लिए ये बहुत बेनिफिशियल था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सिंगापुर को अपना नेवल बेस बनाया था ब्रिटिशर्स ने। तो नेवल बेस होने की वजह से वहाँ पर बहुत सारे पोर्ट्स और वो एक पोर्ट हब बन गया। आज तक भी पोर्ट हब है वो, क्योंकि किसी को भी अगर अपने सामान लेके जाना है तो सिंगापुर होते हुए जाना पड़ता है और वहाँ पे रुकना पड़ता है। तो ये सिंगापुर की कमाई का मस्त साधन ब्रिटिशर्स ने खुद उन्हें ढूंढ के दे दिया। तो उन्होंने उस पोर्ट का वैसे खुद फ़ायदा भी उठाया और इसी के कारण यहाँ से उन पोर्ट्स में चलाने के लिए मज़दूर और उन पोर्ट्स को चलाने के लिए मज़दूरों को वो इंडिया से और नियर बाय कंट्रीज से वो लेके गए, जो आज वहाँ पे बस चुके और उनके सिटीजन्स बन गए। और इसी वजह से सिंगापुर एक मल्टी लैंग्वेज मल्टी रिलीजन कंट्री भी बन गया। वैसे सिंगापुर में सजेस्ट करूंगी कि आप अपने बच्चों के साथ भी जा सकते हैं और हनीमूनर्स भी जा सकते हैं, सोलो ट्रैवलर्स भी जा सकते हैं। तो आप किसी के भी साथ जा सकते हैं, सबके लिए सिंगापुर में कुछ ना कुछ बेस्ट है। साथ ही साथ सिंगापुर महंगा तो है, बट पहली बात आपको बता देती हूँ कि आपको कितने नाइट्स के लिए प्लान कर रहे हैं। आप चाहे सोलो ट्रैवलर हो, आप चाहे हनीमूनर हो, चाहे आप बच्चों के साथ जा रहे हो, फिर फैमिली के साथ जा रहे हो, मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ 4 नाइट्स के लिए सिंगापुर जाएँ, क्योंकि ये आइडियल आइटनरी होती है। इसमें आपका ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा और पूरा सिंगापुर आपका कवर भी हो जाएगा। कैसे कैसे कवर होगा तो अब देखते हैं। डे 1 पे आपको दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, यहाँ से आपको नॉन स्टॉप डायरेक्ट फ़्लाइट्स मिल जाएंगी, बेंगलोर से भी, जो कि मैं सजेस्ट करूँगी कि आप रात वाली लें और अर्ली मॉर्निंग आप सिंगापुर पहुँच जाएँ। मैक्सिमम 9 बजे तक आप आराम से सिंगापुर पहुंच जाएंगे। और सिंगापुर का एयरपोर्ट अपने आप में ही कमाल है, क्योंकि आपका घूमना डे 1 से और सिंगापुर एयरपोर्ट से ही स्टार्ट हो जाने वाला है। अर्ली मॉर्निंग आप वहां से पहुंचेंगे, अपना लगेज वगैरह लेंगे और उसके बाद आप चले जाइए चंगी एयरपोर्ट का जूल्स देखने। जूल्स वहाँ का एक बहुत अच्छा एक्टिविटी सेंटर भी है। और जैसे कि 12 बजे आपको होटल में चेक इन मिलेगा, 2 बजे चेक इन मिलेगा। यूजुअली वहाँ पे 2 बजे चेक इन होता है और आप सुबह पहुँच रहे हो तो आपके पास फ्री टाइम है। तो आप क्या करें, आप जूल्स जाइए, वहाँ पे कोई एंट्री टिकट नहीं है, सिर्फ जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं उनकी टिकट है। और फ्री की मेट्रो भी चलती है एयरपोर्ट से जूल्स जाने के लिए, जो कि T3 टर्मिनल पे है वहाँ के। तो वहाँ जाइए, लगेज अपना आराम से रखिए, लगेज, या फिर एक पर्सन लगेज ध्यान रख सकता है, एक पर्सन अपना इंजॉय कर सकता है, क्योंकि लगेज में भी रखने में आपके 400-500 रुपये चले जाएंगे। और उसके बाद आप जूल्स में इंजॉय कीजिए। वहाँ पर आपको जैसे कि ये एक्टिविटीज़ दिख रही हैं स्क्रीन पे, तो ये सब आपको करने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको कम से कम पर पर्सन 2 से 3 हज़ार का खर्चा आएगा, बट वह आपका वर्थफुल होगा। उसके बाद यहीं से आप मेट्रो लेके आप
पूरा अपना होटल तक जा सकते हैं। कैब लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिंगापुर में जितना आपका कैब का चार्ज लगता है उतना ही टैक्स भी लगता है। सो सपोज़ आपके $4 कैब में लगे तो $4 आपका टैक्स लगा, तो उससे बेटर है कि इसके पछड़े में ही नहीं पड़ना। आप जाइए 1111 जो आपको एयरपोर्ट पे ही मिल जाएगा, और वहाँ से ले लीजिए MRT का कार्ड, और MRT यानी कि सिंगापुर मेट्रो, जिससे आप अपना ट्रैवल कर सकते हैं। और वो आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन के लिए $1 से भी कई जगह कम पड़ने वाला है। तो हो गई ना बचत की बात। तो आपको पूरा ट्रैवल करना है MRT से, जो कि बहुत ही ईजिली अवेलेबल है, हमारी दिल्ली से भी ज़्यादा वहाँ पर पॉइंट्स हैं और पास में है, वॉकिंग डिस्टेंस पे। होटल्स की मैं बात करूँ तो 2 लोकेशंस बेस्ट हैं, बजट के वाइज भी, और अगर आपको कहीं आगे एक्सप्लोर करना है तो उसके वाइज भी। तो बजट में आपका के होटल्स आपको मिल जाएंगे लिटिल इंडिया में और क्लार्क कुए में। लिटिल इंडिया और क्लार्क कुए के होटल्स अगर वैसे देखा जाए थोड़े से आपको महंगे पड़ते हैं, 1500 का डिफरेंस आएगा, बट आपको कहीं भी घूमना है और कुछ खाना पीना, क्योंकि वहाँ के होटल्स में आपको सिर्फ ब्रेकफास्ट मिलने वाला है, लंच डिनर का कोई प्रोसीजर होता नहीं है। तो आपको खाना खाने बाहर जाना है, बार बार आप कैब या मेट्रो नहीं लोगे, तो बेस्ट है क्लार्क कुए या लिटिल इंडिया में रहो, आराम से वॉकिंग करके जाओ, और ईजिली आपको स्ट्रीट फूड भी और होटल भी और छोटे रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे। हम इंडियन लोगों को इंडियन खाना चाहिए ही होता है, कितने भी हम विदेशी बन जाए तो कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो लिटिल इंडिया बेस्ट है अगर आपको रुकना है तो। उसके बाद डे 1 पे हमने चेक इन किया अपने होटल पे, सुबह जूल्स घूम कर आए, और उसके बाद मस्त करके शाम तक सो जाओ, और फिर 4 बजे तैयार हो, 6 बजे जाओ नाइट सफारी के लिए। नाइट सफारी में आपको पूरा नाइट लाइफ दिखाई देगी। इवन दो वहाँ पर आपको कोई वाइल्ड लाइफ, नेचुरल वाइल्ड लाइफ नहीं है, फिर भी आप एक शहर में वाइल्ड लाइफ का एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो कि आपका बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। और वहाँ पर जब आप जाएंगे तो अपना बारकोड स्कैन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वहाँ का जो शो है वो सिर्फ 100 लोगों को दिखाया जाता है। तो जाते ही अपना पहले बारकोड स्कैन कर लेना, ताकि आपको नंबर मिल जाए वो शो देखने का। तो अपना नाइट सफारी एंजॉय कीजिए, रात को लेट आराम से होटल आइए और मस्त सो जाइए। नेक्स्ट और फिर चलते हैं सेंटोसा। सेंटोसा जाने के लिए आप MRT ले सकते हैं, और सेंटोसा एक अलग आइलैंड है जहाँ पर फुल एक्टिविटीज़ का काम है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए आप मोनो रेल ले सकते हैं, या फिर आप केबल कार ले सकते हैं, 2 वे केबल कार, जो आपकी $15 से $20 तक पड़ जाती है। बट केबल कार का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आप एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड केबल कार से जा रहे हो। और दूसरी चीज़, एक साइड केबल कार ले सकते हो, दूसरी साइड मोनो रेल भी ले सकते हो। तो आराम से सेंटोसा आइलैंड जाइए, वहाँ पे यूनिवर्सल स्टूडियोज़ घूमिए, सी एक्वेरियम घूमिए, और सेंटोसा में क्या होता है कि ना पॉइंट्स आपके यूज़ होते हैं, आपको टिकट मिलेगी, उसमें टोकन्स होते हैं, तो आप अपने हिसाब से टोकन्स ले सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगी 90 टोकन्स ले लीजिए, तो वो आपकी केबल कार में भी यूज़ हो जाएंगे और उसके आगे एक्टिविटीज़ में भी यूज़ हो जाएंगे। बाद में आप उसे रिफ्रेश भी करा सकते हो। तो ये आप क्या डे 2 की एक्टिविटी हो गई। क्या पे आप मॉर्निंग में जाइए सिटी टूर करने, जिसका आपको कोई भी आपको ट्रैवल एजेंसी से आपको मिल जाएगा, जो कि 2-3 हज़ार रुपये पर पर्सन का पड़ता है शेयरिंग में, और 4 घंटे में पूरा सिंगापुर सिटी आपका कवर हो जाएगा। और उसके बाद शाम को चलते हैं मरीना बे सैंड स्काई पार्क, जो कि वहाँ का मोस्ट फेमस अट्रैक्शन है। तो मरीना बे सैंड स्काई पार्क जाइए, क्लाउड फॉरेस्ट जाइए, गार्डन्स बाय द बे जाइए, और देखिए कि उन्होंने नेचर को कैसे इन्वेंट किया है वहाँ पे, और उसके नाम भी मस्त से दिया। तो वहाँ जाइए, आराम से एंजॉय करिए। तो इसमें आपका पूरा सिंगापुर कवर हो जाता है 3 दिनों में। लास्ट डे आप जो आपका सेंटोसा में बच गया था पार्ट, वो आप कवर कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो। शॉपिंग करने के लिए आपको वही सेम क्लार्क वे में शॉपिंग आप कर सकते हो, चाइना टाउन में कर सकते हो, अगेन लिटिल इंडिया में आप शॉपिंग कर सकते हो। तो लास्ट डे आप अपनी शॉपिंग में निकाल सकते हो। सेंटोसा का रिमेनिंग पार्ट, यूनिवर्सल, सी एक्वेरियम, ये कवर कर सकते हो। और वहाँ की रिवर सफारी इवनिंग में एंजॉय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
और मरीना पे भी मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इवनिंग में जाइए। तो अब ये बात हो गई एक्टिविटीज़ की और आइटनरी की। अब बात करते हैं खर्चे की। तो अगर होटल्स की बात की जाए तो वहाँ पे मामूली सी बात है कि एक दिन का एक रूम का जो चार्ज है वो आपको 8 से 10 हज़ार एक बजट होटल में पड़ने वाला है। वहाँ पे हॉस्टल्स भी अवेलेबल हैं और सस्ते भी, बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि सिंगापुर एक बहुत पुराना, मतलब हमसे 100 साल पहले डेवलप हो गया था। जो अपार्टमेंट्स वगैरह और होटल्स हमारे यहाँ अब बन रहे हैं वो वहाँ पे 100 साल पहले बन चुके थे, और छोटा शहर है तो स्पेस बहुत कम है। तो वहाँ पे आपको रूम्स भी लिमिटेड साइज़ के ही मिलेंगे, जो कि आपके 13 स्क्वायर मीटर, 15 स्क्वायर मीटर, मैक्सिमम 25 स्क्वायर मीटर मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो आप थोड़ा सा ठीक ही रूम लीजिएगा, क्योंकि इतना तो हो ना कि बैग आपके ओपन हो जाएं, 2 लोग सो जाएं, और ऐसा ना हो कि बेड के अलावा कुछ भी स्पेस ना मिले। वहाँ पर आप अगर रूम्स बुक कर रहे हैं तो प्लीज़ वॉशरूम चेक कर लीजिए, प्राइवेट है या शेयर्ड है। यहाँ पे ये कंप्लेंट बहुत आती है कि वहाँ पे वॉशरूम शेयर्ड में भी मिलते हैं। 8,000 का रूम लिया और पता चल रहा है वॉशरूम बाहर है रूम से, तो वो आपकी कंप्लेंट आ सकती है। तो पहले ही डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़े रूम का। इंडिया की तरह वहाँ नहीं होता है कि वॉशरूम तो मिलेगा ही। साथ ही साथ विंडो आपको चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि बिल्कुल बंद रूम में नहीं रहा जाता है, बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो ये भी आप चेक कर लीजिए कि रूम में एटलीस्ट विंडो तो हो। बालकनी थोड़ा मुश्किल है और हाई प्राइस में ही मिलता है, बट विंडो यू शुड चेक। तो 8 से 10 हज़ार का आपका पड़ता है। उसके अलावा ये आपका रूम का है, तो 4 दिन का रूम का 40,000 रुपये हुआ। फ़्लाइट की बात करें तो 35,000, 30,000 में भी आपको आने जाने की फ़्लाइट मिल जाती है। तो 70,000 रुपये आपके इसी चीज़ के हो गए। एक्टिविटीज़ की बात करो तो 30 से 35,000 एक्टिविटीज़, यानी कि यहाँ पे हर चीज़ की टिकट लगती है। अगर वो नहीं दिया तो सिंगापुर में सिर्फ आपको मॉल्स और सड़कें देखने को मिलेंगी और कुछ भी नहीं। वहाँ पे हर जगह की कॉस्ट है, तो वो आप नहीं बचा सकते। और मिनिमम आप मान के चलिए कि आपके 30,000 उसमें भी जाने हैं। खाने की बात करूँ तो रोज़ का आपका पर डे का जो मील पड़ने वाला है, ब्रेकफास्ट वाला आप रूम ले लीजिएगा, अपने साथ चिवड़ा, पोहा, खाकरा फाफरा लेके चलिएगा, थोड़ा बहुत बीच में स्नैक्स और मंचिंग के लिए, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा आपको कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि सिंगापुर डॉलर में ही पे करना पड़ता है, और डॉलर आपको पता ही है इंडिया से तो बहुत ज़्यादा है। तो आपका वहाँ पे खाने की कॉस्टिंग करो तो 1 टाइम आपका इंडियन थाली मील का 1200 से 1500 रुपये चार्ज लगता है। वहाँ पे बुफेज़ अवेलेबल हैं, और कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जैसे कि इंडियन रेस्टोरेंट, बॉलीवुड रेस्टोरेंट, ये आपको आराम से मिल जाएंगे लिटिल इंडिया में। वॉकिंग डिस्टेंस होता है मुस्तफ़ा कैफ़े से। मुस्तफ़ा कैफ़े भी बहुत अच्छा और बहुत फेमस है। अगर आपको ईरानी फूड और अरेबिक फूड अगर आपको पसंद है, नॉनवेज अगर आपको पसंद है, तो आप मुस्तफ़ा कैफ़े भी विज़िट कर सकते हैं। वो आपकी मेज़ लिटिल इंडिया का सेंटर है मुस्तफ़ा कैफ़े। तो खाने में आपके 1200 से 1500 रुपये 1 टाइम के जाने वाले हैं। 3,000 रुपये खाने का एक बंदे का रहने वाला है। तो आप 4 दिन का 10-12 हज़ार रुपये खाने पीने का भी लगा लीजिए। पानी वहाँ पर ऐसा टैप वाटर नहीं मिलता है, बॉटल्स आपको लेके रखनी पड़ेंगी, तो उसका भी थोड़ा चार्ज रहेगा। सिंगापुर की कोई नाइट लाइफ नहीं है, तो जो नाइट लाइफ के लिए जाना चाह रहे हैं तो वो आराम से थाईलैंड घूम के आइए। थाईलैंड में आगे आपको बताऊंगी कितना खर्चा होने वाला है। तो आपके जो बेसिक है कि 1 लाख रुपए आपको पर पर्सन मान के चलना है कि सिंगापुर में आपका लगने वाला है, अगर आपको कंफर्टेबल जाना है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं सिंगापुर के वीज़ा की। तो सिंगापुर का वीज़ा वैसे तो आसान है, ई वीज़ा मिल जाता है, और आपको वेरियस ट्रैवल एजेंसीज जैसे कि अकबर ट्रैवल्स, मेक माई ट्रिप, यहाँ पर भी वीज़ा असिस्टेंस लेके आप अपना वीज़ा इनके थ्रू प्रोसेस करवा सकते हैं, या फिर आप गूगल कर सकते हैं। तो वीज़ा की एक्चुअल कॉस्ट तो आपकी 2,500 रुपये है, बट आप जब किसी ट्रैवल एजेंसी से आप करवाते हो वीज़ा का प्रोसीजर, तो उनका मार्कअप वगैरह लगा के आपको 4,000 रुपये तक का भी सिंगापुर का वीज़ा पड़ जाता है। अब सिंगापुर वीज़ा में आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है मैं वो बता देती हूँ। सिंगापुर का वीज़ा इतना इजी भी नहीं है जैसा थाईलैंड है कि बस जाओ, पासपोर्ट दो और वीज़ा लग गया। सिंगापुर के वीज़ा के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आपकी प्रॉपर वो प्रोफाइल उनको चाहिए होती है कि आप क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कितने टाइम के लिए जा रहे हैं, क्या पर्पस है। तो उसका आपको प्रॉपर कवर लेटर वहाँ पर देना होता है। अगर आप जॉब करते हो तो आपको लीव्स का NOC अपने ऑफिस से लेके वहाँ पे देना पड़ता है। अपनी जॉब का प्रूफ आपको देना पड़ता है, ऑफ़र लेटर देना पड़ता है। इनकम प्रूफ भी आपको देना पड़ सकता है कुछ स्टेट्स में, जिसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट 3 से 6 महीने की ज़रूरत होती है। अगर आप
आपका खुद का बिजनेस है तो भी आपको अपने पार्टनर से, अपने ऑनर से, वहाँ से भी आपको एक कवर लेटर लिखवा के, एनओसी लेटर आपकी लीव्स का लेना पड़ेगा और सबमिट करना पड़ेगा। आपको इनकम प्रूफ बेसिकली वहाँ पर दिखाना है आपके एड्रेस प्रूफ वगैरह के साथ साथ, तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपकी लीव्स का वहाँ पे दिखाना कंपलसरी, अगर वो नहीं है, आपकी कंपनी नहीं दे रही है तो वो आप पहले से लेके रखें, क्योंकि ये तो मस्ट है। अगर छुट्टियों के लिए अप्लाई करें तो उनसे भैया रिटर्न में ले लो कि हम ये छुट्टियों के लिए अप्लाई कर रहे हैं सिंगापुर जाने के लिए, बता के जाओ अपनी कंपनी में, वो ये चाहते हैं, सबको पता चलना चाहिए सिंगापुर जा रहे हैं। तो एकदम ढिंडोरा पीट के अपने ऑफिस में, ऑफिस वालों के पीछे पड़ के HR से एनओसी ज़रूर ले लें, तो 2500 से 4000 में आपका सिंगापुर का वीज़ा का हो जाएगा।